हेलो स्टूडेंट्स, सीधी शिक्षा ऐप में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं विज्ञान कक्षा 10वीं अध्याय 9 धातु एवं धातु कर्म। ठीक है, इससे पहले हमने पढ़ा था कि आखिर धातु के भौतिक गुण को हमने पढ़ा था और क्या बोलते हैं धातु के रासायनिक गुणों को हम जान रहे थे, है ना। हमने देखा था कि भौतिक गुण से भी हम क्या कर सकते हैं, धातु को अलग अलग नहीं पता कर सकते हैं कि किसका क्या गुण है धातु और अधातु से। अब हम क्या कर रहे थे, दहन कर रहे थे, तो हमने देखा था कि वो ऑक्साइड बनाता है ना। कोई सा भी अगर धातु क्या करेगा आपका दहन करेंगे, उससे आग से जलाएंगे तो जो धुआं बनेगा वो बेसिकली क्या रहता है, ऑक्साइड रहता है। और मोस्टली वो क्या रहता है, क्षारीय रहता है। अगर आप उसका क्या करेंगे, ट्रीटमेंट करके देखेंगे तो वो क्या रहेगा, क्षारीय रहता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये उतना समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसे क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। हमने देखा कि पोटेशियम, सोडियम तथा लिथियम धातु अधिक क्या होते हैं, धातुएं अधिक क्रियाशील हैं। ठीक है, तो हमने ये देख लिया था कि पोटेशियम, सोडियम और आपका क्या है, लिथियम में बहुत ही ज़्यादा क्या है, आपके सक्रिय होते हैं। इसलिए तो आपको आपको सोडियम को क्या करना पड़ता है, केरोसिन में रखना पड़ता है ताकि वो क्या करे, हवा से रिएक्ट ना करे। ठीक है, मैग्नीशियम धीमी गति अभिक्रिया करता है। ठीक है, तो मैग्नीशियम अगर हम क्या कर रहे हैं, वो तीनों धातु को हटा के अगर हम मैग्नीशियम की बात कर रहे हैं तो उसकी अभिक्रिया कैसे रहती है, धीरे धीरे, है ना। वो ऑक्सीजन से जल्दी से क्रिया नहीं करती है, करती भी है तो बहुत धीरे धीरे वो क्रिया करती है। आइए अन्य धातु की क्रियाशीलता का क्रम देखने के लिए कुछ और अभिक्रिया देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने तो कुछ पर्टिकुलर धातु का देखा है। हम जानते हैं कि 118 तत्व रहते हैं, उसमें भी धातु है, कुछ अधातु है। तो धातु की हमने सिर्फ कुछ कुछ तत्व के को ही हमने क्या देखा था, गुण को देखा था। तो हम क्या करेंगे, और धातु के गुणों को देखेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बहुत सारे अभिक्रिया रिएक्शन करेंगे। क्या होता है जब धातुएं जल से अभिक्रिया करती है, तो सबसे पहले हम देखेंगे, पहले हमने देख लिया था, है ना, कि वो ऑक्सीजन से कैसे क्रिया करती है। अब हम देखेंगे जो धातु होती है वो जल से क्रिया करके क्या बनाती है। अधिक अभिक्रियाशील धातुएं सोडियम, पोटेशियम तथा लिथियम ठंडे जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस और अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करती है, अर्थात यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, जो यहाँ पर हमें पता है, हमने एक्टिविटी सीरीज पढ़ा है, तो हमें एक्टिविटी सीरीज से पता चल जाएगा कि कौन सा क्या है, ज़्यादा अभिक्रिया करता है, कौन सा कम क्रिया करता है ना। मतलब सक्रिय कौन सा है और क्या बोलते हैं असक्रिय कौन सा है। तो इसमें क्या बोला गया है कि जैसे आपका अभिक्रियाशील धातु है जो बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, रिएक्टिव रहते हैं, है ना, रिएक्ट जल्दी करते हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम और लिथियम। अगर हम उसे ठंडे जल से अभिक्रिया कर रहे हैं, है ना, नॉर्मल ठंडा मतलब कोल्ड वाटर से हम क्या कर रहे हैं, उसे अभिक्रिया करते हैं, तो वो क्या बनाएगा, देखिए हाइड्रोक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हाइड्रोक्साइड बनाएगा। हाइड्रोजन गैस और बहुत सारा क्या करता है, ऊष्मा को क्या करता है, वो उत्सर्जित करता है, जिसे हम क्या कह सकते हैं कि वो ऊष्माक्षेपी रहता है। मतलब कभी भी आप क्या कर रहे हैं, ज़्यादा सक्रिय वाले धातु को जल से क्रिया करवा रहे हैं तो वो क्या करेगा, आपका हाइड्रोक्साइड बनाएगा, प्लस बहुत सारा ऊष्मा उत्सर्जित करेगा और क्या बनाएगा, आपका हाइड्रोजन गैस को भी क्या करेगा, रिलीज करता है। ठीक है, ये आपका बेसिक चीज़ है। लेकिन इसमें हमने पर्टिकुलर किसके बारे में पढ़ा है, अभिक्रियाशील धातुएं जो बहुत ज़्यादा क्या होती हैं, सक्रिय रहती हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है सोडियम, है ना, यहाँ पर एस मतलब क्या हो रहा है, सॉलिड, मतलब उस ठोस पदार्थ में है। फिर 2H2O है ना, मतलब कि ये क्या है, आपका वाटर है, वो भी लिक्विड, एल लिखा है, मतलब कि क्या है, वो लिक्विड फॉर्म में है। तो जब हम क्या करें, और देखिए यहाँ पर ठंडा जल है ना, क्योंकि आप ठंडा जल, गर्म जल, है ना, कुनकुना जल, ये सारी चीज़ें भी ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पर ठंडा जल लिया हुआ है, तो ये क्या रहेगा, आपका ठंडा जल रहेगा। अगर हम उसको अभिक्रिया करवाते हैं तो हमने क्या पढ़ा था, हाइड्रोक्साइड मिलेगा। तो देखिए हमने सोडियम को क्या किया है, सोडियम से रिएक्ट करवाया है, तो हमको क्या मिला है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो देखिए यहाँ पर हाइड्रोक्साइड मिला है, प्लस H2 गैस मिला है ना, और बहुत सारे मात्रा में क्या करेगा, ऊष्मा मिलेगा। जैसे कि आप देखे होंगे कि अगर सोडियम को आप पानी में डाल देंगे तो वो क्या हो जाता है, जलने लग जाता है। तो जल रहा मतलब क्या है, आपको ऊष्मा उत्पन्न कर रहा है, और जो धुआं निकलता है वो क्या रहेगा, आपका
हाइड्रोजन गैस। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्या बोलते हैं, जब वो जल से अभिक्रिया करता है तो कैसे उसका प्रतिक्रिया होता है। ठीक है, तो चलिए इसे और कंटिन्यू करते हैं और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। मैग्नीशियम जैसी कम अभिक्रियाशील धातुएं ठंडे जल से के साथ मंद अभिक्रिया करती हैं। ठीक है, अगर हम असक्रिय वाले धातु मतलब कि जो ज़्यादा सक्रिय नहीं रहते हैं उससे हम ठंडे जल से क्या करेंगे, क्रिया करवाते हैं, तो वो धीरे धीरे करेगा। ठीक है, परंतु गर्म जल, ठीक है, परंतु है ना, परंतु गर्म जल या जल वाष्प के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाती है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि क्या हो रहा है कि अगर हम उसे ठंडे पानी से अभिक्रिया करवा रहे हैं तो वो बहुत धीरे धीरे क्रिया कर रही है, लेकिन जैसे ही उसे हम गर्म पानी से करवा रहे हैं या फिर जल वाष्प भाप से उसका क्या कर रहे हैं, क्रिया करवा रहे हैं, तो वो भी क्या होगी, क्रिया होगी और क्या करेगा, वो भी हाइड्रोक्साइड बनाएगा और आपका क्या देगा, हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है। ठीक है, बनी हुई हाइड्रोजन गैस के बुलबुले बची हुई धातु की सतह से चिपक जाती है, अतः धातु तैरना आरंभ कर देती है। ठीक है, और जो हाइड्रोजन गैस बनी रहती है, हाइड्रोजन गैस की जो बुलबुलें रहती है, बची हुई रहती है, वो धातु की सतह पे क्या हो जाती है, चिपक जाती है और फिर वो क्या करती है, चिपकने की वजह से वो क्या होने लगती है, तैरने लग जाती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है मैग्नीशियम, ये भी क्या रहेगा आपका ठोस पदार्थ रहेगा, H2O, ये L है। ठीक है, L यानी कि लिक्विड रहेगा, ये भी आपका क्या है, देखिए उसमें हमने ठंडा किया था, ठंडा से करेंगे तो कुछ अभिक्रिया नहीं करेगा। किससे कौन सा जल ले रहे हैं, या तो हम गर्म जल लेंगे या फिर हम क्या लेंगे, जल वाष्प लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, देखिए इसमें भी हाइड्रोक्साइड बना, प्लस आपका क्या है, H2 है ना, H2 मतलब क्या हो जाएगा आपका, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। एक्वस मतलब क्या होता है बेटा, पानी। ठीक है, देखिए फिर एल्यूमिनियम, जिंक और लोहे जैसी धातुएं ना तो ठंडे जल से अभिक्रिया करती है और ना ही गर्म जल के साथ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने किसके बारे में पढ़ा है, सोडियम और मैग्नीशियम के बारे में पढ़ा है। सोडियम बहुत रिएक्टिव है, वो ठंडे जल से भी क्रिया कर लेती है। मैग्नीशियम ठंडे जल से नहीं करती है, वो सिर्फ गर्म जल और जल वाष्प से करती है। लेकिन कुछ धातु जैसे एल्यूमिनियम हो गया, जिंक हो गया, लोहे हो गया, ये ठंडे पानी से भी नहीं करेंगे और न ही गर्म पानी से भी आपका क्या करेंगे, वो क्रिया करते हैं। लेकिन जल वाष्प के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाती है। ठीक है, लेकिन वो क्या करेंगे, जब वो जल वाष्प के साथ अभिक्रिया करते हैं, ठीक है ना, ठंडा ना गर्म, जल वाष्प भाप से वो जब करेंगे तो वो कोई सा भी धातु है, जैसे कि आपका एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक है तो जिंक ऑक्साइड है ना, लोहा है तो मतलब कि आयरन है तो आयरन ऑक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस भी बनाती है। इसमें भी आपका क्या हो रहा है, हाइड्रोजन गैस बन रहा है। जैसे कि यहाँ पर क्या है आपका 2 एल्यूमिनियम है ना, ये क्या है आपका वाटर के साथ कर रहे हैं, ये लिक्विड होगा। ठीक, और यहाँ पर क्या रहेगा, तो क्या बनाएगा आपका, ये बनाएगा आपका Al2O3, ये सॉलिड रहेगा, प्लस 3H2। तो ये क्या हो रहा है, सॉरी ये गैस है ना, ये क्या है, गैस है, आपका जल वाष्प है, उससे क्या कर रहा है, क्रिया कर रहा है, तो क्या बन रहा है, देखिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन रहा है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन के क्या कर रहा है, आपका हाइड्रोजन भी गैस क्या कर रहा है, वो रिलीज कर रहा है ना। फिर यहाँ पर क्या है, आयरन है, फिर उसके बाद फिर से वो जल वाष्प है, यहाँ पर गैस लिखा हुआ है, गैस यानी यहाँ पर क्या है आपका जल वाष्प है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो क्या बना रहा है, देखिए आयरन, ये कुछ इस प्रकार से लिखा है, आयरन ऑक्साइड है, प्लस आपका क्या रहेगा, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर सेम आप जिंक का करेंगे तो वो भी क्या बनाएगा, आपका जिंक ऑक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। अगर संक्षेप में देखें तो क्या होगा, चलिए वो रिवीजन कर देते हैं। आप जितना रिवीजन करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा। ये क्या करेगा, सोडियम रिएक्टिव है, हर चीज़ से करेगा है ना, ठंडे पानी से भी क्रिया करेगा और क्या करेगा आपका गर्म पानी से भी करेगा और क्या बनाएगा आपका हाइड्रोक्साइड बनाएगा, प्लस क्या बनाता है आपका हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अगर हम उसी को मैग्नीशियम से करेंगे तो वो ठंडे पानी से नहीं करता है अभिक्रिया। ठीक है, वो किससे करेगा, आपका जल वाष्प या जल से। ये भी क्या बनाएगा, आपका हाइड्रोक्साइड बनाएगा और क्या बनाता है आपका जल वाष्प हाइड्रोजन गैस। अगर हम किसकी बात करते हैं, जिंक
एल्यूमिनियम और आयरन, ये सारे क्या हैं आपके धातु हैं। ना वो ठंडे जल से अभिक्रिया करेंगे, ना ही जल वाष्प से करेंगे। और जब वो करेंगे तो किससे जल वाष्प से करते हैं, ठीक है, वेपर से करेंगे। और वेपर से करने के बाद क्या बनाते हैं आपका ऑक्साइड बनाते हैं, हाइड्रो ऑक्साइड नहीं बनाते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। तो अगर आपको ये याद हो जाएगा तो ये अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये सारे धातुएं हैं, लेकिन फिर भी जल से अलग अलग क्या करते हैं, अभिक्रिया करते हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा और कोई भी डाउट इसमें नहीं है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। सामान्य तापमान पर तांबा, ठीक है, अगर वही हम क्या करेंगे सामान्य तापमान लेंगे तो जैसे तांबा हो गया, चांदी हो गया, सोना हो गया, है ना। तो ये क्या होता है आपका आदि धातुएं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती, सामान्य तापमान बोला जा रहा है ना। तो उसमें क्या हो जाएगा, ना ही आपका तांबा, ना चांदी, ना सोना, तीनों के तीनों क्या करते हैं, जल से बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करते हैं। क्या होता है जब धातुएं अम्लों से अभिक्रिया करती हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या देख लिया, ऑक्सीजन से हवा से कैसे क्रिया करती है, बेसिकली दहन, जब उसे जलाया जाता है तो क्या क्रिया करती है। जल से हमने देख लिया, तो जल से आपको ध्यान देखना, आप देख रहे हैं कि सोना चांदी धातुएं क्या हो रही हैं आपका नहीं करती, इसलिए तो उसे क्या गहनों में यूज़ किया जाता है। ना ही वो जल्दी से ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है, ना ही जल्दी से जल से, तो वो बहुत टाइम तक क्या रहती है, अपने ही प्योर रूप में पाया जाता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे अम्ल, है ना। तो अम्ल से क्या होता है आपका, रिएक्ट करने से क्या होता है। तो अम्ल आपको दो टाइप के भी मिल जाएंगे, ठीक है, दो टाइप इन द सेंस डाइल्यूट वाला, फीका वाला, कॉन्सेंट्रेटेड सांद्र वाला, ठीक है, तनु और सांद्र आपको मिलते हैं। तो वो भी इसका आप ध्यान रखेंगे कि कहाँ पर तनु हो रहा है, यूज़ हो रहा है, कहाँ पर आपका सांद्र आप यूज़ हो रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम जानते हैं कि धातुएं तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण तथा हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि देखिए वहाँ पर भी हम जल से कर रहे थे तो हाइड्रोजन गैस कर रहे था, है ना, लेकिन वो हाइड्रो ऑक्साइड और क्या बनाता था आपका ऑक्साइड बना रहा था। इसमें क्या होगा आपका अम्ल से वो क्या करेगा, अभिक्रिया करेगा, इसमें भी हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, साथ क्या करेगा, जो भी अगर सोडियम है तो वो क्या करेगा, सोडियम ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है, मतलब कि वहाँ का लवण बनाएगा, जो भी जैसे सोडियम और सोडियम क्लोराइड, तो वो क्या करेगा आपका सॉल्ट बनाएगा, ठीक है। और क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस क्या करता है, उत्पन्न करता है। जैसे कि मैग्नीशियम, जिंक और लोहे की तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया का समीकरण लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला है आपको, मैग्नीशियम हो गया, जिंक हो गया और लोहे, उसको क्या करना है हमको, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया का समीकरण लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, मैग्नीशियम लेना है। तो मैग्नीशियम हमने ले लिया, किससे करना है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से करना है। तो हमने यहाँ पर क्या ले लिया, 2HCl, है ना। तो यहाँ पर क्या बनेगा, हमको पता है कि वो क्या बनाता है आपका लवण बना रहा है। तो क्या हो गया, मैग्नीशियम क्लोराइड बन गया, ये क्या हो गया आपका लवण हो गया, और ये क्या हो गया, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न हो गया, ठीक है। तो वैसे ही हमको क्या करना है आपका जिंक के साथ करना है, तो जिंक का भी कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप ठीक है ZnCl2 + H2, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, देखिए जिंक हमने ले लिया, फिर हमने क्या ले लिया, 2HCl ले लिया, ठीक है, 2HCl ले लिया, फिर क्या हो जाएगा, जिंक क्लोराइड बन गया, ये भी आपका लवण हो गया, और क्या बन गया आपका H2। अब लोहे से, है ना, तो लोहे को हम क्या करते हैं, Fe प्लस यहाँ पर भी आप 2HCl कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका FeCl2 + H2। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, जो भी हमने मैग्नीशियम से किया था तो मैग्नीशियम का वो लवण बना रहा था, जिंक से कर रहे थे तो जिंक का लवण बना रहा था, आयरन का कर रहे हैं तो आयरन से, और देश से आप देख सकते हैं कि सभी में क्या हो रहा है, H2 गैस रिलीज हो रहा है, ठीक है। तो आप जान गए होंगे कि अगर हम कोई से भी धातु को मोस्टली, ठीक है, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो मोस्टली आप कोई से भी धातु को अम्ल से रिएक्ट करवा रहे हैं तो वो क्या बनाएगा, उससे जो भी आप धातु ले रहे हैं उसका लवण बनता है ना, और उसका क्या कहते हैं, H2 गैस क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे देखते हैं।
क्या सभी धातुएं इसी प्रकार अभिक्रिया करती हैं? तो यहाँ पर बोला गया है कि अगर ये तीन जो से अभिक्रिया कर रही है, क्या सभी धातुएं करती हैं? तो सक्रियता श्रेणी में अधिक सक्रिय धातु से कम सक्रिय धातु की ओर जाने पर अम्ल के साथ क्रियाशीलता कम होती जाती है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा था, एक्टिविटी सीरीज देखी थी, है ना, जिसमें क्या हो रहा है, अब बोल रहा है कि हम ज़्यादा सक्रियता से कम सक्रिय वाले जाते जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, आपका जो HCl से अम्ल से जो वो क्या कर रहा है, आपका जो क्रियाशीलता है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी। ठीक है, कम क्रियाशील धातुएं जैसे सोना और प्लैटिनम तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। ठीक है, तो लास्ट में क्या हो जाता है, सोना हो गया, प्लैटिनम हो गया, जैसे हमने देखा था, वो क्या करती है, तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड से मतलब कि अम्ल, अब अम्ल तो बहुत सारे होते हैं, तो तनु अम्ल से बिल्कुल भी वो क्या करती है, क्रिया नहीं करती है। तो ठीक है, ये ध्यान देंगे कि जैसे जैसे क्या होता है, ज़्यादा क्रियाशील से कम क्रिया की ओर जाते जाएंगे तो वैसे ही क्या होता है, वो अम्ल के साथ धीरे धीरे क्रियाशीलता उसकी कम होती जाती है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा और इसमें भी कोई डाउट आपको नहीं है। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। अगर वही तांबा सांद्र नाइट्रिक अम्ल से क्रिया कर कॉपर नाइट्रेट नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस और पानी बनाता है। ठीक है, अगर हम वही क्या करते हैं, धातु अगर तांबा को लेते हैं, अगर उसे हम क्या कर रहे हैं, सांद्र नाइट्रिक एसिड, ठीक है, मतलब कि क्या कर रहे हैं हम, उसमें हम लोग HCl ले रहे थे, है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले रहे थे, इसमें हम क्या कर रहे हैं, नाइट्रिक एसिड ले रहे हैं। अगर हम उससे रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेंगे, कॉपर आपका नाइट्रेट बनेगा, है ना, क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा, प्लस क्या बनेगा, आपका पानी बनेगा। ठीक है, तो देखते हैं इसका इक्वेशन क्या होगा। ठीक है, केमिकल इक्वेशन क्या होगा, Cu कॉपर सॉलिड में है, S मतलब 4HNO3। ठीक है, ये क्या रहेगा, 4HNO3 है, एक्वस में है, जब उसका हम करेंगे तो क्या बनेगा, कॉपर नाइट्रेट, है ना, कॉपर नाइट्रेट है, एक्वस में है, और यहाँ पर क्या है आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, और यहाँ पर क्या है आपका पानी है ना, जो कि क्या रहेगा, लिक्विड फॉर्म में रहेगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि आप तांबे को नाइट्रिक अम्ल से क्रिया कराएंगे तो क्या क्या आपका बनेगा। ठीक है, प्रोडक्ट। तो सोना और प्लैटिनम धातुएं सिर्फ अम्लराज, है ना, मतलब कि क्या है, अगर हम किसकी बात कर रहे हैं, हमने देखा था सोना और एल्यूमिनियम क्या करते हैं, ना ठंडे से ना गर्म पानी से वो रिएक्ट करते हैं, वो सिर्फ किससे रिएक्ट करते हैं, अम्लराज। अब अम्लराज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एक्वा रीजिया, जो क्या रहता है, 3 भाग सांद्र HCl तथा 1 भाग सांद्र HNO3 से ही क्रिया करती है। एक्वा रीजन किससे बना हुआ है आपका, 3 भाग कॉन्सेंट्रेटेड क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और 1 भाग क्या रहता है, सांद्र नाइट्रिक एसिड, दोनों को मिला के जो क्या बोलते हैं आपका सॉल्यूशन बनता है उसे हम बोलते हैं एक्वा रीजिया, और उसी से ही वो क्या करता है, आपका सोना और प्लैटिनम क्या करता है, रिएक्ट करता है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा और इसमें कोई भी डाउट आपको नहीं है। तो चलिए इसे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है आपका, जितने भी हमने टॉपिक अभी कवर किए हैं उससे रिलेटेड कुछ यहाँ पर प्रश्न है, तो चलिए इसे देखते हैं। तो पहले क्या है, इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए, हमको क्या करना है, इसके समीकरण लिखने हैं। तो कैल्शियम की जल के साथ अभिक्रिया, ठीक है, जब हम क्या करेंगे, कैल्शियम को क्या करेंगे, जल के साथ क्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, ठीक है, तो क्या बनेगा आपका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, प्लस क्या बनेगा आपका, ठीक है, जैसे यहाँ पर कैल्शियम 1 है, हाइड्रोजन कितना है आपका 4 है, यहाँ पर 2 हो गया, 2 हो गया कंप्लीट, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर 2, तो ये क्या हो गया आपका बैलेंस इक्वेशन है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि आपका क्या रिलीज हो रहा है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है, लोहे की जल वाष्प के साथ अभिक्रिया। ठीक है, जब आप क्या करेंगे, जल वाष्प के साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, लोहा ले लेते हैं, ठीक है, और क्या करेंगे, जल वाष्प ले लेंगे, तो क्या बनेगा आपका, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया आपका, आयरन है 3 ठो, यहाँ पर देखिए आयरन है, यहाँ पर हमारे पास कितने ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन हो गया, यहाँ पर हमारे पास 8 हाइड्रोजन है, 8 हाइड्रोजन है। हमने क्या पढ़ा था, जब लोहा के साथ हम क्या करते हैं, अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या होता है आपका,
ऑक्सीजन बनता है। तो ये क्या है, आयरन ऑक्साइड है प्लस आपका क्या है, हाइड्रोजन गैस भी यहाँ पर आपका बन रहा है। तो आई होप कि आपको ये दोनों इक्वेशन समझ में आ गए होंगे, इसमें भी आपको कोई डाउट नहीं है। ठीक है, एल्यूमिनियम धातु की तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया के पश्चात कौन सी गैस बनती है, अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। तो हमने देखा था कि हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्या करते हैं, क्रिया करते हैं तो कौन सा गैस निकलता है, H2 गैस ही रिलीज होता है। तो उसका क्या बोला गया है कि समीकरण करना है। तो क्या बोला गया है, एल्यूमिनियम से हम क्या कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से आप जब क्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा आपका, ठीक है, यहाँ पर तो ये आपका कुछ इस प्रकार से क्या होगा, समीकरण होगा। 2 एल्यूमिनियम है, 2 एल्यूमिनियम है, क्लोरीन कितना है आपका 6 है, तो यहाँ पर 3 2 कितना हो गया, 6 हो गया, है ना। आपका क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन कितना है, 6 है, तो यहाँ पर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6। तो यहाँ पर क्या हो गया, 6। तो ये भी क्या है, आपका बैलेंस इक्वेशन है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका कौन सा गैस रिलीज हो रहा है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अम्लराज किसे कहते हैं। अम्लराज किसे कहते हैं, जिसमें एक पार्ट क्या रहेगा, कौन सांद्र नाइट्रिक एसिड रहेगा और 3 भाग क्या रहेगा आपका, कौन सा सांद्र आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रहेगा। उससे जो सॉल्यूशन बनता है उसे ही हम क्या करते हैं, अम्लराज कहते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सारे प्रश्नों के उत्तर अच्छे से समझ में आ गए होंगे और इसमें भी आपको कोई डाउट नहीं है। अब हम देखेंगे कि विभिन्न धातुओं को कैसे प्राप्त किया जाता है। ठीक है, अब हम जान रहे हैं कि वो क्या होते हैं, आपका जो रहता है धातु वो प्योर फॉर्म में नहीं मिलते हैं, वो क्या रहते हैं, अयस्क के साथ मिलते हैं। तो हम अब क्या पढ़ेंगे कि हम उसे विभिन्न धातुओं को कैसे प्राप्त किया जाता है, उन्हें वातावरण के प्रभाव से कैसे बचाया जा सकता है। ठीक है, कि उसे अगर मतलब कि हमको पता है कि वो जल से भी रिएक्ट कर देता है, ऑक्सीजन से भी रिएक्ट कर देता है, तो उसे हम कैसे बचा सकते हैं। साथ ही उन्हें अन्य धातुओं के साथ मिश्रित कर कैसे अधिक उपयोगी बनाया जा सकता है। साथ ही हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग क्या करेंगे, धातु को मिलाएंगे ताकि हम उसका और अच्छे से उपयोग कर सकें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम क्या करेंगे, आगे पढ़ेंगे। तो चलिए इसे क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे धातु की प्राप्ति, ऑक्यूरेंस ऑफ मेटल्स, कि हम उसे प्राप्त कैसे करते हैं। तो देखते हैं कि धातुएं मुख्यतः भूपट्टी में उपस्थित रहती है। हमने जस्ट इससे पहले सबसे शुरू लेक्चर में पढ़ा था कि कितने कितने क्या होते हैं, जो धातुएं हैं वो हमारे भूपट्टी में उपस्थित होते हैं। तो भूपट्टी में कितने उपस्थित होते हैं, मतलब कि हमको भूपट्टी मतलब कि अर्थ क्रस्ट में ही क्या करते हैं, धातुएं मिल जाती हैं। ठीक है, कुछ धातुएं प्रकृति में मुक्त अवस्था और कुछ संयुक्त अवस्था में पाई जाती है, हमें ये भी पता है। कुछ हमें फ्री स्टेट में मिल जाता है ना, ऐसे ही मिल जाता है। जैसे कि मान के चलिए आपका आयरन तो नहीं मिलता, आयरन जो रहता है आपका, लोहा जो रहता है वो अयस्क, उसको बहुत सारे और भी क्या रहता है, धातुओं के साथ मिलता है। ठीक है, कुछ क्या होते हैं आपके एकदम प्योर फॉर्म में भी मिल जाते हैं। सामान्यतः सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुएं मुक्त अवस्था में मिलती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है, जैसे हमने क्या बोली थी, सक्रियता श्रेणी जो पढ़ी थी, उसमें जो नीचे साइड है वो क्या है आपका, रिएक्ट नहीं करता है, रिएक्ट नहीं कर रहा है, तो वो क्या करता है आपको खाली अवस्था में, मुक्त अवस्था में मिल जाता है। बाकी जो ऊपर साइड जो बहुत ज़्यादा रिएक्ट करते हैं वो आपको क्या मिलेंगे, संयुक्त अवस्था में मिलेंगे। ठीक है, में मिलती है, जैसे सोना एवं प्लेटिनियम, जबकि अधिकांश सक्रिय धातुएं अन्य तत्वों से क्रिया कर यौगिक बनाकर संयुक्त अवस्था में पाई जाती है। जैसे मैंने पहले भी बोला था, सोना ये हो गया आपका, प्लेटिनम हो गया, वो किसी से रिएक्ट ही नहीं करती है, क्रिया ही नहीं करेगी, तो वो मुक्त अवस्था में मिलेगी। लेकिन जो ऊपर के जो रहेंगे आपके, है ना, जो भी आपके धातुएं रहती है वो तो बहुत ज़्यादा सक्रिय रहती है, वो किसी न किसी से क्या करके क्या बोलते हैं, अभिक्रिया करके वो संयुक्त अवस्था में आपको मिलती है। भूपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले ठोस अकार्बनिक पदार्थ जिनका रासायनिक संगठन निश्चित होता है और इनके भौतिक गुणों का अनुमान लगाया जा सकता है, खनिज कहलाते हैं। ठीक है, तो अब क्या बोल रहा है, आपके भूपट्टी में तो हमको प्राकृतिक रूप से ही मिल रहा है। तो प्राकृतिक रूप से जो हमको ठोस और अकार्बनिक रहते हैं, जिसमें कार्बन नहीं प्रेजेंट रहते हैं और जिनका रासायनिक संगठन निश्चित होता है। ठीक है, जो संगठन करेंगे वो भी क्या रहेगा, निश्चित रहेगा। और भौतिक गुणों का अनुमान हम लगा सकते हैं कि इसे पीट के चद्दर बनाया जा सकता है कि नहीं, है ना। ये सारी चीज़ें अगर हम उसका भौतिक गुण को अनुमान लगाया जा सकते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, मिनरल कहते हैं। क्या कह लेंगे, मिनरल कहते हैं।
ठीक है। धातुओं का निष्करण इन्हीं खनिजों से किया जाता है, ठीक है। और जो भी हमारा जो धातु रहता है ना, निष्कर्षण मतलब होता है एक्सट्रैक्शन, क्योंकि हमको पता है वो किस में मिल रहा है, संयुक्त अवस्था में मिल रहा है, तो उसे अलग करना पड़ता है। और जो हम अलग करते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, निष्कर्षण कहते हैं, ठीक है। इन्हीं खनिजों से क्या किया जाता है, उसे अलग किया जाता है। ऐसे खनिज जिनमें धातु की मात्रा अधिक और अशुद्धियों कम होती हैं तथा जिनसे धातुओं का निष्कर्षण कम खर्च में और सुविधाजनक तरीके से किया जाता है, अयस्क कहलाते हैं, ठीक है। तो इसमें आप क्या बोल रहे हैं कि अयस्क और, है ना, जैसे कि मैंने क्या बोला था, आयरन और बोला था, तो आयरन और हो गया, उसे कब बोला जाएगा और कब बोला जाएगा, जब वो क्या रहेगा, ऐसे खनिज, ऐसे मिनरल जो धातु की मात्रा अधिक है ना, उसमें जैसे कि हम आयरन अयस्क बोल रहे हैं, तो आयरन की मात्रा क्या रहेगी, बहुत ज़्यादा रहेगी, और जो अशुद्धियाँ रहती हैं वो क्या रहती हैं, कम होती है, तथा जिनसे धातु का निष्कर्षण अब क्या है, अब ये बहुत ज़्यादा मात्रा में है, मान के चले जो अशुद्धियाँ हैं, मतलब मिट्टी हो गया, गिट्टी हो गया, जो भी हो गया, वो कम है, तो कम है तो वो क्या होगा, हम कम खर्चे के साथ उसको क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं आयरन को, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं। क्लियर इतना। सामान्यतः खनिज अलग अलग प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं, तो अलग अलग खनिज हैं तो अलग अलग चट्टान में हमको मिलेंगे। सभी अयस्क खनिज होते हैं किंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते, तो ये वाला आप ध्यान देंगे, जितने भी अयस्क होते हैं वो सारे खनिज होते हैं, लेकिन सारे खनिज क्या होंगे, आपके अयस्क नहीं होंगे। इंग्लिश में बोले तो क्या होंगे, जितने भी आपके और हैं वो सारे मिनरल्स हैं, लेकिन सारे मिनरल्स जो रहेंगे आपके वो और नहीं रहते, ठीक है। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा और कोई डाउट आपको नहीं है। क्लियर। तो चलिए इसे और कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि धातु के अयस्क मतलब कि हमें कौन कौन से अयस्क देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, आपका अयस्क का प्रकार यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर अयस्क का नाम और अयस्क का सूत्र है ना, यहाँ पर उसका सूत्र भी दे दिया गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ऑक्साइड, है ना। सबसे पहले ऑक्साइड के फॉर्म में कौन कौन मिलता है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, बॉक्साइट, कैल्सीटेराइट, ठीक है। ये है उसका फॉर्मूला, देखते हैं। हेमेटाइट का Fe2O3, ठीक है। मैग्नेटाइट Fe3O4, यहाँ पर बॉक्साइट, ठीक है, Al2O3 × 2H2O, ठीक है। कैल्सीटेराइट आपका SnO2। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं OO है, मतलब कि वो क्या है, ऑक्सीजन से क्रिया किया है, ऑक्सीजन से क्रिया गया है, इसलिए उसको किसके श्रेणी में रखा गया, ऑक्साइड के श्रेणी में रखा गया है। यानी कि ये जितने भी आपके हैं, आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, टिन हो गया, ये सारे किससे रिएक्ट कर रहे हैं, आपके ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहे हैं। फिर आता है कार्बोनेट, है ना। ये क्या है आपका कार्बोनेट, मतलब कि कार्बन से वो रिएक्ट करेगा, कार्बन इसमें रहेगा आपका। जैसे है डोलोमाइट, डोलोमाइट देखिए MgCO3 CaCO3, ठीक है। डोलोमाइट क्या है आपका, मैग्नीशियम कार्बोनेट है, और कैल्शियम कार्बोनेट को मिक्स करोगे तो क्या रहेगा, आपका डोलोमाइट मिलेगा, ठीक है। इसमें दो धातु आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। फिर आता है लाइमस्टोन, चूना पत्थर, ये क्या है आपका, कैल्शियम कार्बोनेट है। देखिए आपका चूना पत्थर जिसे बोलते हैं, कैल्शियम हो गया चूना और कार्बोनेट है। क्लियर इतना। अब आता है कैलामाइन, कैलामाइन क्या होता है आपका, जिंक कार्बोनेट, है ना। यहाँ पर कार्बोनेट बोला है, मतलब कि आपको CO यहाँ पर देखने को मिलेगा। ऑक्साइड बोला है, मतलब कि आपको O देखने को मिलेगा, ठीक है। ये वाले सारे ध्यान से आप देखेंगे, नॉर्मल सा है, बेसिक है, जो आपको आना चाहिए। फिर आता है सल्फाइड, सल्फाइड मतलब कि S आपको इस पर देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पर क्या है, आयरन फायराइट, तो यहाँ पर देखिए FeS2, या आप सल्फाइड देख सकते हैं, सल्फर है यहाँ पर। फिर आता है कॉपर पायराइटिस, ठीक है, CuFeS2, यहाँ पर भी आपका क्या है, सल्फाइड है। मतलब यहाँ कितने धातु आपको मिल रहे हैं, कॉपर, आयरन, ठीक है। सल्फाइड खैर वो क्या हो जाता है, आधातु हो जाता है। फिर आता है सल्फेट, सल्फेट जहाँ पर आ गया मतलब कि SO4 मोस्टली आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आता है जिप्सन। जिप्सन में देखिए कैल्शियम सल्फेट है और वाटर है, दोनों का मिश्रण है, और यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको सल्फेट देखने को मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये सारे क्या है, आपके अयस्क है, जिसे हम क्या करते हैं, एक्सट्रैक्शन करके क्या करते हैं, उसे अलग करते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा सारणी, और इसमें भी कोई डाउट नहीं है। तो चलिए इसे कंटिन्यू करते हैं। तो अब हम क्या देखेंगे कि छत्तीसगढ़ के प्रमुख खनिज एक एवं उनका वितरण, है ना, कि हमारे छत्तीसगढ़ में जो प्रमुख खनिज है वो कौन कौन सा है ना, और क्या बोलते हैं वो किस प्रकार का वितरण है।
किया गया है उसका। छत्तीसगढ़ खनिज संपदा की दृष्टि से संपन्न राज्य है। अगर हम खनिज की बात करें तो हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत सारे अच्छे अच्छे खनिज हमको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, राष्ट्रीय खनिज उत्पादन में छत्तीसगढ़ का देश में महत्वपूर्ण स्थान है। अगर हमारे खनिज मतलब मिनरल्स है, हमारे पूरा जो इंडिया है उसमें छत्तीसगढ़ का एक महत्वपूर्ण स्थान भी है, क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत सारा खनिज देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ कुल मिलाकर 28 प्रकार के खनिज उपलब्ध हैं। ठीक है, कितने 28 प्रकार के आपको खनिज छत्तीसगढ़ में मिल जाएंगे। ठीक है, सामरिक महत्व के खनिज टीन के अयस्क का यह एकमात्र उत्पादक राज्य है। ठीक है, अगर हम देखें तो जो खनिज टीन है ना, टीन के जो अयस्क रहते हैं वो हमारे छत्तीसगढ़ में भी आपको मिलेंगे। छत्तीसगढ़ के प्रमुख खनिज सारणी सार में दर्शाए गए हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ कितना महत्वपूर्ण राज्य है, जिसमें 28 प्रकार के हमको खनिज देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कहाँ पर कौन सा खनिज हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा क्या हेमेटाइट। तो हेमेटाइट हमको कहाँ मिलेगा, जिला जहाँ खनिज पाया जाता है ये वाला आपका दंतेवाड़े, बस्तर, कांकेर, नारायणपुर, रायपुर और कबीरधाम। ठीक है, इतने सारे आपको क्या बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिल जाएगा क्या, हेमेटाइट। फिर आता है आपका बॉक्साइट। तो बॉक्साइट कहाँ कहाँ पर मिलेगा आपका, ठीक है, सरगुजा, कोरबा, जसपुर, कांकेर, बस्तर, कबीरधाम, यहाँ पर आपको बॉक्साइट देखने को मिल जाएगा। ये सारे क्या है आपके खनिज के नाम है। ठीक है, फिर आता है लाइमस्टोन। ये मिलेगा आपको रायपुर, रायगढ़, जांजगीर चांपा, कबीरधाम, बस्तर, बिलासपुर, दुर्ग और राजनांदगांव, यहाँ पर आपको मिलेगा लाइमस्टोन। फिर आता है डोलोमाइट। डोलोमाइट कहाँ कहाँ मिलेगा, दुर्ग, कबीरधाम, बिलासपुर, जांजगीर चांपा, है ना, ये सारे डिस्ट्रिक्ट में आपको कहाँ मिलेगा, डोलोमाइट मिलेगा। फिर आता है ठीक है, अलेक्जेंड्राइट, है ना, या फिर आप क्या बोल सकते हैं क्राइसोबेराइट। ठीक है, जो हमको रायपुर या फिर देवभोग में देखने को मिलेगा। अगर हम क्या बोलते हैं कैसिटेराइट की बात करते हैं तो दंतेवाड़े, बस्तर, यहाँ पर हमको मिल जाएगा। कोडरम की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, दंतेवाड़ा में। ठीक है, सोना की बात करते हैं तो रायपुर, कांकेर, रायगढ़, महासमुंद, बस्तर में। अभ्रक की बात करेंगे रायपुर, बस्तर, सरगुजा, जसपुर में। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में हमको अलग अलग प्रकार के खनिज देखने को मिलते हैं। और ये आप ध्यान रखेंगे कि कितने खनिज, 28 खनिज प्रकार हमको मिल जाता है। ठीक है, तो चलिए इससे हम क्या करते हैं, आगे देखते हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे, धातु कर्म। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि धातु कर्म होता क्या है, आपका वो किस प्रकार से हम उसे प्रोड्यूस करते हैं, उसे निकालते हैं और कैसे उसको शुद्ध करते हैं। जैसे हमने अभी पढ़ा है कि वो क्या होते हैं, शुद्ध फॉर्म में बहुत ऐसे हमको मिलते हैं धातुएं जो सक्रिय नहीं होते हैं ज़्यादा। जो ज़्यादा सक्रिय रहते हैं वो क्या करेंगे, दूसरों से अभिक्रिया करके क्या बना लेते हैं, संयुक्त फॉर्म में मिलते हैं, तो उसे हमें अलग करना पड़ता है। और जो अलग करते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, धातु कर्म या फिर मेटलर्जी कहते हैं। तो चलिए इसे और अच्छे से पढ़ते हैं। अयस्क से धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया धातु कर्म, मेटलर्जी या धातु का निष्कर्षण कहलाती है। ठीक है, तो आप दो तरीके से इसे बोल सकते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, अयस्क से धातु को अलग कर रहे हैं और अलग करने की प्रक्रिया को हम मेटलर्जी बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं, धातु का निष्कर्षण, है ना, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। धातु कर्म के 3 चरण होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 चरण हैं जिसे आप क्या कर सकते हैं, निकालते हैं। सबसे पहले क्या है, अयस्क का सांद्रण। ठीक है, ये किसमें है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 4, मतलब कि कितना ज़्यादा उसमें क्या मिलेगा, हमको धातु मिलेगा। फिर आता है धातु का निष्कर्षण, है ना, हम उसको कैसे अलग करते हैं। फिर धातु का शुद्धिकरण, अब अलग किए, है ना, धातु और को अलग कर रहे हैं, फिर उसको क्या करेंगे, धातु को क्या करेंगे, प्यूरिफिकेशन करेंगे, प्यूरिफाई करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम पहले क्या पढ़ेंगे, हमारा धातु कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 4 F। ठीक है, तो भिन्न भिन्न धातुओं के अयस्कों से धातु प्राप्त करने के लिए अलग अलग विधियों का उपयोग किया जाता है। आइए इसे समझे। तो हमारे पास देखेंगे सबसे पहले क्या है कि अलग अलग धातुएं हैं, तो अलग अलग धातुओं को अलग अलग करने के लिए अलग अलग विधियां होती हैं। ठीक है, तो चलिए हम उसे एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले आपका क्या है, पहले हम देखेंगे, हमने 3 तरीके से पढ़ा था, है ना, 3 पढ़ा था कि कॉन्सेंट्रेशन, अयस्क का सांद्रण क्या होता है, फिर उसके बाद उसे अलग कैसे किया जाता है, फिर उसे शुद्ध कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 4। तो खदानों से प्राप्त अयस्क में अत्यधिक मात्रा में मिट्टी, रेत,
पत्थर तथा अन्य अशुद्धियाँ पाई जाती हैं जिसे आघात्री या गैंग, है ना, कहते हैं। ठीक है, तो अब जितने भी अयस्क पाए जाएंगे उसमें बहुत सारे क्या होंगे, इम्प्योरिटीज़ पाए जाते हैं। और उसी इम्प्योरिटीज़ को, जैसे कि क्या हो गया आपका पत्थर हो गया, मिट्टी हो गया, रेत हो गया, ये सारी चीज़ें मिलती हैं तो उसे हम क्या कह देते हैं, आघात्री बोल देते हैं या फिर गैंग बोल देते हैं। ठीक है, क्लियर इतना। अगर कहीं पर भी आप आघात्री या गैंग सुन रहे हैं इसका मतलब ये है कि वो है इम्प्योरिटीज़, अशुद्धताएँ। ठीक है, अयस्क से धातु प्राप्त करने के लिए इन अशुद्धियों को अलग करना आवश्यक है। अब हमको क्या चाहिए, धातु को अलग करना है, तो उसको तो ये जो इम्प्योरिटीज़ हैं, जो गैंग है, उसे तो हमें क्या करना पड़ेगा, आघात्री को अलग करना पड़ेगा। तो इसे अयस्क का समण कहते हैं। ठीक है, आइए अयस्क के सांद्रण की कुछ सामान्य विधियों के बारे में जानें। ठीक है, तो मोस्टली हम इसमें क्या करेंगे, 3 टाइप का देखेंगे। ठीक है, जैसे हम क्या करेंगे, जो इम्प्योरिटीज़ है उसे हम क्या करेंगे, अलग। तो अलग अलग धातु के लिए अलग अलग क्रियाएं होती हैं, है ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे गुरुत्व पृथक्करण विधि, ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। ठीक है, तो अब इसमें होता क्या है कि हम इसको किसके लिए यूज़ करेंगे, जिसमें क्या रहता है, जो आघात्री रहता है। ठीक है, जो आघात्री है और जो आपका क्या है, अयस्क है, उसमें क्या रहेगा, डेंसिटी डिफरेंस रहेगा, है ना। उसका जब घनत्व का डिफरेंस रहेगा, कोई ज़्यादा घनत्व का रहेगा, कोई कम घनत्व का रहेगा, तभी हम क्या कर सकते हैं, ये गुरुत्व पृथक्करण विधि कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, उसका पाउडर बना लेंगे। पाउडर बनाने के बाद हम क्या करेंगे, पानी की धारा से उससे क्या करेंगे, बहता है। ठीक है, फिर उसमें क्या हो जाएगा, जो भर रही है वो क्या हो जाएगा, नीचे बैठ जाएगा, और जो क्या बोलते हैं हल्का है वो क्या हो जाएगा, ऊपर की ओर तैरेगा। ठीक है, अलग ऊपर जम जाएगा, उसे आप बाद में अलग कर सकते हैं, या तो फिर वो पानी के साथ ही क्या हो जाता है, बह जाता है ना। देखिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हमने सबसे पहले क्या किया है, उसका पाउडर बना लिया है। ठीक है, हम क्या करेंगे, पानी की धारा करेंगे तो अधिक घनत्व वाले अयस्क के कण, देखिए जो अधिक है वो बेचारा नीचे बैठ जाएगा, आपको पता है, जो भारी है वो नीचे आ जाएगा। ये पानी है, कम घनत्व वाली अशुद्धियाँ, है ना, यहाँ पर क्या है, कम घनत्व वाली अशुद्धियाँ आ जाएंगी, और यहाँ पर जो आयरन और है वो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, और जो अशुद्धियाँ वो अलग हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया है। तो ये कौन सा कब काम आएगा, जब उसके घनत्व में क्या हो जाएगा, डिफरेंस रहेगा, दोनों अलग अलग रहेंगे, तभी वो क्या हो जाएगा, आप ये पृथक्करण यूज़ करेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका पहला विधि। दूसरा विधि क्या होता है आपका, पहला विधि का क्या है, प्रायः कार्बोनेट तथा ऑक्साइड अयस्कों के सांद्रण के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है आपका, जिसमें आपको कार्बोनेट और जिसमें आपको ऑक्साइड देखने को मिलेगा, उसी के लिए हम वो बेसिकली क्या करते हैं, ये विधि को करेंगे। ठीक है, हेमेटाइट अयस्क का सांद्रण इस विधि से किया जाता है। तो मोस्टली किसका किया जाता है, आपका हेमेटाइट को किया जाता है, और किसका जाता है, कार्बोनेट और ऑक्सीजन का, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, दूसरा मेथड होता है चुंबकीय पृथक्करण विधि। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है आपका, चुंबकीय पृथक्करण विधि है, जो कि बेसिकली टीन वाला जो रहता है, जिसमें चुंबक की थोड़ी सी क्या हो जाएगी, प्रकृति पाई जाती है ना, गुण पाए जाते हैं, उसी को हम क्या कर सकते हैं, चुंबकीय पृथक्करण विधि से अलग कर सकते हैं। तो अब उसमें क्या किया जाता है, सबसे पहले फिर से अयस्कों को क्या करेंगे, बहुत अच्छे से पीस देंगे। पीसने के बाद उसे हम क्या करते हैं, कन्वेयर बेल्ट में क्या करते हैं, रखते हैं। तो कन्वेयर बेल्ट क्या होता है, ये जो चुंबकीय रोलर है उससे गोल गोल घूमते हैं। चुंबकीय रोलर घूमने की वजह से क्या होता है, इसमें भी चुंबकीय के क्या हो जाता है, गुण आ जाते हैं, जिससे क्या होता है, जो टीन है वो क्या हो जाता है, चुंबक का गुण उसमें पाया जाता है, तो वो चिपक जाता है, और जो अशुद्धियाँ रहती हैं वो क्या हो जाती है, अलग हो जाती हैं, और ये वाला इधर से जाके इधर आ जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका जितने भी चुंबकीय पदार्थ हैं वो इधर से आ जाएंगे, और जो अचुंबकीय पदार्थ है वो क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा, तो वो क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, इसमें कुछ कहना नहीं है, पीसना है, कन्वेयर बेल्ट में जाना है, जिसमें चुंबकीय की पदार्थ रहेगी वो अलग हो जाएगा, जो अचुंबकीय पदार्थ है वो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक है, इस विधि का उपयोग टीन के अयस्क, ठीक है, क्या बोलते हैं, टिन ऑक्साइड में उपस्थित चुंबकीय अशुद्धियों को पृथक करने के लिए किया जाता है। तो मोस्टली किसके लिए किया जाता है, आपका टिन ऑक्साइड के लिए किया जाता है। ठीक है, और ऐसे पदार्थ जिसमें थोड़ी सी क्या रहेगी, चुंबकीय प्रकृति की गुण पाई जाती है, उसको अलग किया जाता है। तो आई होप कि आपको ये विधि भी समझ में आ गया होगा, इसमें भी कोई डाउट आपको नहीं है। ठीक है, तो चलिए लास्ट विधि देखते हैं। लास्ट विधि है हमारा क्या, झाग
उत्पादन विधि, ठीक है, जिसमें क्या होगा आपका फ्लोटेशन प्रोसेस, इसमें क्या किया जाता है, झाग निकाला जाता है। तो अब इसमें हम क्या करते हैं, अयस्क है ना, अयस्क को इसके साथ क्या हम मिला देते हैं, पानी मिला देते हैं। पानी मिलाने के साथ हम क्या मिला देते हैं, क्या बोलते हैं, ऑयल, ठीक है, क्या मिला देते हैं हम, पाइन ऑयल मिला देंगे। पाइन ऑयल के साथ क्या करेंगे हम, वाटर मिला देंगे और उसको क्या करेंगे हम, फिर उसमें हम क्या करेंगे, एक वायु प्रवाह करते हैं ना, उच्च दाब वाला वायु प्रवाह करते हैं। उच्च दाब वायु प्रवाह करते हैं तो जिसमें क्या हो जाता है, झाग उत्पन्न हो जाता है। तो झाग उत्पन्न में क्या होता है, जैसे कि ये जो अयस्क है उसके इर्द गिर्द क्या हो जाता है, ये जो पाइन ऑयल है वो क्या हो जाता है, चिपक जाता है और फिर इसके चिपकने की वजह से जितने भी बुलबुले होते हैं झाग के वो इसमें आके चिपक जाते हैं, ठीक है। चिपकने की वजह से वो हल्के हो जाते हैं और वो बाहर की ओर चले जाते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए वायु दिया गया, झाग उत्पन्न हुआ, ठीक है। ये बुलबुला क्या हो जाता है, ये पिसा हुआ अयस्क है, इसमें भी हमने पीस लिया है, ठीक। वो क्या हो जाएगा, इसमें चिपक जाएगा, ऑयल के वजह से एक लेयर बन जाता है और वो आके उसमें चिपक जाता है और झाग से क्या हो जाता है, सांद्रिक अयस्क अलग हो जाते हैं और जो अशुद्धियाँ होती हैं वो क्या हो जाती है, नीचे की ओर बैठ जाती हैं। तो आप देख सकते हैं झाग से क्या हो रहा है, वो चिपकने से वो अलग हो जा रहा है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, झाग उत्पादन विधि कहते हैं, ठीक है। और वो क्यों हो रहा है, क्योंकि उसमें आपको उच्च दाब वायु देना पड़ रहा है और साथ ही आपको वाटर और पाइन ऑयल भी आपको ऐड करना है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो आई होप कि आपको ये प्रोसेस भी समझ में आ गए होंगे, इसमें भी कोई डाउट नहीं है ना। सिंपल सा है, ग्रेविटी वाला जब आप यूज़ करेंगे तो दोनों का घनत्व अलग अलग होना चाहिए। जब आप चुंबकीय वाला देखेंगे तो जो भी धातु है उसमें चुंबकीय क्या होना चाहिए, प्रकृति होनी चाहिए। जैसे कि क्या होता है, टिन ऑक्साइड। अगर आप ये वाला कर रहे हैं तो इसमें आपको ध्यान देना है, इसमें कुछ ध्यान नहीं देना है, सिर्फ आपको क्या करना है, वाटर और पाइन ऑयल को ऐड कर देना है, ठीक है। तो आई होप कि आपको तीनों विधि अच्छे से समझ में आ गई होगी और इसमें भी आपको कोई डाउट नहीं है। तो चलिए इसे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे, धातु का निष्कर्षण, है ना, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। तो कैसे हम उसको अलग कर सकते हैं, हमने क्या किया, और को अलग किया है ना, अयस्क को क्या किया है, अलग किया है, किससे, आघात्री से। अब हम क्या करने वाले हैं, जो अयस्क है उससे हम क्या करेंगे, धातु को अलग करने वाले हैं, ठीक है। तो कैसे कर सकते हैं हम, धातु के निष्कर्षण की विधि धातु की सक्रियता तथा उसकी प्रकृति पर निर्भर करती है ना, कि वो कितनी सक्रिय है और उसकी प्रकृति कैसी है, उस पर डिपेंड करता है कि हम उसे किस प्रकार से अलग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि पहला क्या हम जानते हैं कि अधिक क्रियाशील धातुएं सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम आदि को उनके यौगिक से तत्व के रूप में प्राप्त करना कठिन है ना। तो यहाँ पर हम जान सकते हैं कि वो इतने ज़्यादा क्रिया होते हैं कि उसको अलग से प्राप्त करना तो बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाएगा, कठिन है, क्योंकि जितने बार निकालोगे तो मे भी हो सकता है कि वो बहुत जल्दी रिएक्ट कर दे, तो उसे तत्व के रूप में निकालना बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, इन यौगिकों में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर धन आयन ऋण आयन से अलग होकर कैथोड पर जाकर अपचयित हो जाते हैं, ठीक है, अलग हो जाते हैं तथा धातु प्राप्त होती है। तो अब इसमें क्या है, हम जो 3 ठोक पढ़े हैं वो तो नहीं हो पाता, ठीक है। जैसे ये बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, क्रियाशील होते हैं, तो क्रियाशील होने की वजह से हम क्या करते हैं, इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस करते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब क्या हो जाता है कि हम क्या करेंगे, विद्युत धारा प्रवाह करेंगे, जिससे क्या हो जाते हैं, वो 2 आयन्स में टूट जाएंगे। एक होता है धनात्मक, एक होता है आपका क्या, ऋणात्मक। तो धनात्मक कहाँ पर जाके जुड़ेगा, ठीक है, आपका क्या होता है, एनायन। एनायन क्या होता है आपका, माइनस होता है ना, और कैटायन क्या होता है आपका, पॉजिटिव होता है, ठीक। अब हम क्या करते हैं, आप जानते हैं कि इलेक्ट्रोलाइसिस जब हम यूज़ करते हैं तो 2 रॉड रहता है, एक हम यूज़ करते हैं क्या, कैथोड, और दूसरा क्या यूज़ करते हैं हम, एनोड। तो यहाँ पर एनोड होता है पॉजिटिव, कैथोड होता है आपका नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, कैटायन आपका कैथोड में जाके जुड़ता है, एनायन आपका एनोड में जाके जुड़ता है, ठीक है। इतना ध्यान देंगे कि एनायन माइनस होता है, कैटायन पॉजिटिव होता है, और जब हम कैथोड और एनोड की बात कर रहे हैं, रॉड की बात करते हैं, तो कैथोड माइनस होता है और एनोड आपका पॉजिटिव होता है। तो अपोजिट वाला क्या हो जाएगा, एक दूसरे से अट्रैक्ट करेगा। और ये किसके द्वारा हो रहा है, क्योंकि आप विद्युत की धारा प्रवाह कर रहे हैं तो 2 आयनों में वो टूट रहा है, ठीक है। और उससे हम क्या कर सकते हैं, दोनों को अलग कर सकते हैं, जैसे लिथियम, सोडियम, कैल्शियम, ठीक है।
इस प्रक्रिया को विद्युत अपघटन इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। एल्यूमीनियम को भी इसी विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि ये क्या है, जो बहुत ज़्यादा क्रियाशील होते हैं उसके लिए ये वाला विधि यूज़ किया जाता है। क्लियर। और हमारा जो एल्यूमीनियम है उसको इसी प्रकार इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा हम क्या करते हैं, पाते हैं। नेक्स्ट ख क्या है आपका, मध्यम और निम्न क्रियाशील धातुओं को उनके ऑक्साइड, सल्फाइड या कार्बोनेट अयस्कों से रासायनिक अपचयन विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो अब हमारा क्या हो जाएगा, हम क्या जो कि ज़्यादा क्रियाशील नहीं होते हैं, कम होते हैं या मध्य वाले होते हैं, तो उसके क्या होता है, जब वो क्रियाशील करते हैं तो क्या हो सकता है, ऑक्साइड भी हो सकते हैं, सल्फाइड वाले भी हो सकते हैं, कार्बोनेट वाले भी हो सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, रासायनिक मतलब कि रिडक्शन है ना, मतलब कि ये वाला अपचयन का विधि के द्वारा क्या करते हैं, उसे अलग करते हैं। जैसे कुछ कम या निम्न सक्रिय धातु जैसे क्या है ना, क्या क्या है, एग्जाम्पल में पारा हो गया। पारा को उसके ऑक्साइड या सल्फाइड से केवल गर्म करके प्राप्त किया जा सकता है। वो पारा है, कम क्रियाशील है, क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। गर्म करने से क्या हो जा रहा है, हमें पारा आराम से मिल जा रहा है ना, सिर्फ गर्म कर रहे हैं, अलग हो जा रहा है। अन्य धातुओं के सल्फाइड ऑक्साइड तथा कार्बोनेट के लिए दो प्रमुख पदों का उपयोग किया जाता है, जिसे अयस्क से धातु का अपचयन सरलता से हो सके। ठीक है, तो यहाँ पर तो हमको बता दिया कि आपका पारा है तो गर्म कर दोगे, लेकिन कुछ धातुओं के क्या होते हैं, जैसे कि ऑक्साइड, सल्फाइड, कार्बोनेट है, उसके लिए दो अलग से क्या दिया गया है, यहाँ पर प्रोसेस दिया गया है, जिससे आप उसे क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। तो चलिए वो प्रोसेस को क्या करते हैं, जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा दिया हुआ है कि आपका सक्रियता श्रेणी एवं संबंधित धातु कर्म। तो सबसे सक्रिय क्या होता है, लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, आपका क्या बोलते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये ज़्यादा है आपका क्या, रिएक्टिव। ज़्यादा रिएक्टिव होने की वजह से विद्युत अपघटन हो रहा है ना, हम इलेक्ट्रोलाइसिस यूज़ कर रहे हैं। फिर आता है निम्न, या तो फिर आपका कम जो क्रियाशील होते हैं, जैसे कि जिंक, क्रोमियम, आयरन, टीन, लीड, कॉपर और मर्क्यूरी, ये क्या होते हैं, रासायनिक विधि द्वारा अपचयन होते हैं, मतलब कि रिडक्शन करते हैं, है ना। फिर आता है आपका सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम, ये क्या होते हैं, कम सक्रिय रहते हैं। कम सक्रिय रहते हैं तो हमको कैसे मिलते हैं, प्रकृति में तत्व रूप से उपस्थित पाए जाते हैं। ठीक है, मतलब को हमको सिल्वर को सिल्वर ही मिलेगा, गोल्ड को गोल्ड ही मिलेगा, इस प्रकार से हमको मिलता है। तो आई होप कि ये सारणी भी आपको समझ में आ गई होगी और इसमें भी आपको कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो चलिए, धातुओं के सल्फाइड या कार्बोनेट अयस्क का ऑक्साइड में परिवर्तन धातुओं के सल्फाइड या कार्बोनेट अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तित करने की विधियों उसमें उपस्थित अशुद्धियों पर निर्भर करती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले उसको ऑक्साइड में परिवर्तित करेंगे। ठीक है, जो भी आपका क्या है, धातुओं के सल्फाइड या कार्बोनेट अयस्क हैं, उसको पहले हम क्या करेंगे, ऑक्साइड में परिवर्तित करेंगे। फिर ऑक्साइड जब बन जाएगा फिर उसको हम ऑक्साइड से क्या करेंगे, अलग करेंगे। तो ये दो टाइप के प्रोसेस होते हैं। तो उसका जब हम अलग करते हैं तो ये हम डिपेंड करते हैं कि कौन सा अशुद्धियाँ उसमें प्रेजेंट है। अब बहुत सारे अशुद्धि हो सकते हैं, तो उस हिसाब से हम क्या करते हैं, कौन से में क्या अशुद्धि है उसको देख के हम उसे क्या करते हैं, अलग करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है आपका, सांद्रित सल्फाइड अयस्क को जब वायु या ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसके गलनांक से कम तापक्रम तक गर्म किया जाता है, ठीक है, तब यह प्रक्रिया भर्जन रोस्टिंग कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पर सब बोला जा रहा है, जब सांद्रीय सल्फाइड अयस्क, हम किसकी बात कर रहे हैं, सल्फाइड वाले की बात करें, जिसमें हमको सल्फाइड मिलेगा, जब हम उसको क्या करते हैं, गलनांक, ठीक है, मान के चलिए इसका गलनांक कितना है, 85 है। ठीक है, 85 डिग्री सेल्सियस है, तो हम उससे कम करेंगे, जैसे कि 75 कर सकते हैं। तो इससे जब हम क्या करते हैं, उसके गलनांक से कम उसमें हम उसको गर्म करते हैं, ठीक है, तो वो अलग हो जाता है। और उसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हम भर्जन या तो फिर रोस्टिंग कहते हैं। इस क्रिया में अशुद्धियाँ वाष्पित, ठीक है, वाष्पित है, ये वाष्पित हो जाती है, जिस कारण धातु के यौगिक के अपचयन में सरलता होती है। तो अब क्या हो रहा है, जो भी आपका अशुद्धियाँ हैं, क्योंकि हम कम ताप में क्या कर रहे हैं, उसको गर्म कर रहे हैं, तो वो वाष्प बन जाता है, वाष्प बन के वो भग जाता है। ठीक है, और फिर क्या हो जाता है, जो यौगिक के अपचयन में, फिर हमको जो यौगिक मिलेगा उसके अपचयन में, उसके रिडक्शन में हमको सरलता प्राप्त हो जाती है। ठीक है, भर्जन मुख्यतः सल्फाइड अयस्कों को किया जाता है। अगर हम रोस्टिंग की बात या भर्जन की बात करें तो मोस्टली किसके लिए किया जाता है, जिसमें सल्फाइड उपस्थित हो उसमें। जैसे यहाँ पर देखिए जिंक सल्फाइड है, ठीक है, उस ऑक्साइड है, इसमें हमने क्या किया, गर्म कर रहे हैं।
तो हमको क्या मिल रहा है, जिंक ऑक्साइड, और हमको क्या मिल रहा है हमारे पास, जिंक सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, ये भी गैस है, ऊपर चले जाएगा। आई होप कि आपको समझ आ रहा है कि यहाँ पास हो क्या रहा है। यहाँ पास क्या हो रहा है, जिंक सल्फाइड है, सल्फाइड वाला अयस्क है। ठीक है, तो उसके हमने क्या किया है, उसके गलनांक से कम ताप में हम क्या कर रहे हैं, उसे गर्म कर रहे हैं। गर्म करने से क्या हो रहा है, जो अशुद्धियाँ हैं जैसे कि सल्फाइड है वो क्या हो रहा है, गैस वाष्प बन के उड़ जा रहा है। हमको क्या मिल गया, जिंक ऑक्साइड। हमने इसमें पहले ही देखा है कि हम क्या करने वाले हैं, सल्फेट है या फिर कार्बोनेट है उसको हम ऑक्साइड बनाएंगे, फिर ऑक्साइड के बाद क्या करेंगे, हम उसे अलग कर देंगे। तो हमने क्या किया, ऑक्साइड भी इसमें किया है, ऐड किया है, फिर गर्म किया है, जिंक ऑक्साइड हमको मिल गया, और हमारा जो ये है अशुद्धि है वो बाहर चले गया। ठीक है, आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, फिर सेकंड क्या है आपका, सांद्रित अयस्क, जब वायु की अनुपस्थिति में उसके गलनांक से कम ताप तक गर्म किया जाता है। ठीक है, उसमें हम क्या कर रहे थे, वायु की उपस्थिति कर रहे थे, अब हम क्या कर रहे हैं, अनुपस्थिति में क्या करेंगे, गर्म करेंगे। ठीक है, वो भी हम लोग क्या कर रहे थे, उसके गलनांक से कम ताप में कर रहे थे। इसमें भी हम क्या करेंगे, जो भी हम धातु लेंगे उसके क्या बोलते हैं, गलनांक के कम ताप में हम उसे गर्म करेंगे। तो इस प्रक्रिया को निस्तापन, कैल्सिनेशन कहते हैं। ठीक है, अगर हम क्या कर रहे थे, ऑक्सीजन के उसमें कर रहे थे प्रेजेंस में, तो वो क्या था आपका भर्जन। अब ये एब्सेंस में कर रहे हैं तो क्या है आपका निस्तापन है। यह विधि कार्बोनेट अयस्क के लिए प्रयुक्त की जाती है। ठीक है, भर्जन सल्फाइड वाले के लिए, आपका क्या बोलते हैं, निस्तापन किसके लिए किया जाता है, कार्बोनेट वाले के लिए। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं जिंक कार्बोनेट है, कार्बन है यहाँ पास। ठीक है, उसको हम गर्म कर रहे हैं, गलनांक क्या रहेगा, कम रहेगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना, और ये हो गया बाहर। क्लियर, इतना समझ आ रहा है। ठीक है, इक्वेशन देखोगे तो समझ आएगा कि कर क्या रहे, ऑक्सीजन बन ही रहा है, ऑक्साइड बन ही रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन बन ही रहा है, और क्या बोलते हैं, वाष्प बन रहा है, वाष्प ऊपर क्या हो जा रहा है, चले जा रहा है। उसमें सल्फाइड डाइऑक्साइड बना था, सल्फर का क्या हुआ था, वाष्प बना था, ऊपर गया। इसमें कार्बोनेट है तो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, और वो क्या हो जा रहा है, ऊपर चले जा रहा है। और हमारे पास बच क्या रहा है, यहाँ पास हमारे पास है जिंक ऑक्साइड, और यहाँ पास है हमारा जिंक ऑक्साइड, आप देख सकते हैं। ठीक है, क्लियर इतना। फिर कार्बोनेट अयस्कों को गर्म करने पर वे विघटित होकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करते हैं तथा धातु का ऑक्साइड प्राप्त होता है। ठीक है, जब हम कार्बोनेट अयस्कों को गर्म करते हैं तो उसका विघटित होते हैं, है ना, और क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, और हमको क्या मिल जाता है, जिंक ऑक्साइड दिया जाता है। क्लियर, इतना इक्वेशन समझ आ जाएगा तो आपको, आप खुद से क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन इसे कर सकते हैं। तो चलिए इसे क्या करते हैं और अच्छे से समझते हैं। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा आपका, धातुओं के ऑक्साइड का धातुओं में अपचयन। हमने क्या कर लिया, ऑक्साइड में चेंज कर लिया। ऑक्साइड में चेंज करने के बाद अब हम ऑक्सीजन को क्या करेंगे, हटाएंगे। ठीक है, रिडक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम मेटल ऑक्साइड। मेटल क्या बोलते हैं, धातु के ऑक्साइड, जो भी धातु रहेगा उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगा, और उसी ऑक्सीजन का क्या करना है, हमको अपचयन हटाना है, और मेटल जो भी धातु है उसको अलग करना है। ठीक है, जैसे कि जिंक ऑक्साइड था तो जिंक को हमको अलग करना है और ऑक्साइड को हमको अलग करना है। ठीक है, तो हम किस प्रकार से कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। तो अयस्कों के ऑक्साइड में परिवर्तन के पश्चात धातुओं के ऑक्साइड का अपचयन किया जाता है, जैसे मैंने बोला। ठीक है, धातु ऑक्साइड को अपचायक तथा गलांक के साथ मिलाकर गर्म किया जाता है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, अपचायक या फिर गलांक। ठीक है, मतलब कि क्या होता है आपका, फ्लक्स के साथ और क्या बोलते हैं, गलांक के साथ मिलाकर उसे गर्म किया जाता है। जो भी आपका हमें मिलता है ऑक्साइड, तब धातु द्रव्य अवस्था में प्राप्त होती है। जब हम उसमें अपचायक और गलांक मिला देते हैं तो क्या हो जाता है, वो हमको लिक्विड फॉर्म में मिल जाता है ना, धातु द्रव में मिल जाता है, हम उसे गर्म करते हैं। तो इस प्रक्रिया को प्रगलन, स्मेल्टिंग कहते हैं। गलांक सरलता से न पिघलने वाली अशुद्धियों को हटाने से इसमें सहायता करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया था, अपचयक को गलांक मिलाया था, गर्म किया, और फिर वो क्या हो गया,
अब द्रव्य में चेंज हो गया, और जो द्रव्य में चेंज हो रहा है उसे ही हम क्या कहते हैं, स्मेल्टिंग कहते हैं। और जो हमने गलाक मिलाया था, गलाक है ना, वो क्या होता है आपका रिड्यूसिंग एजेंट। क्या होता है आपका, रिड्यूस करना, क्योंकि हम अपचयन कर रहे हैं, तो अपचयन को करने के लिए हमको उसका एजेंट चाहिए, और इसे ही हम क्या कर रहे हैं, मिला रहे हैं। और यहाँ पर सब देख सकते हैं कि ये जो प्रगलन प्रक्रिया गलाक को सरलता से न पिघलने वाली अशुद्धियों को हटाने में सहायता किया जाता है। जो आराम से अशुद्धियाँ क्या होती हैं, सरलता से ना पिघलने वाली है ना, मतलब कि सरल तरीके से वो नहीं पिघल रही है, वैसे अशुद्धियों को हटाना है, तब हम क्या करते हैं, गलाक को उपयोग करते हैं। ठीक है, तो प्रलाग प्रक्रिया 2 प्रकार से की जा सकती है। तो क्या क्या कर सकते हैं 2 प्रकार से। पहले है कार्बन अपचयन विधि। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कार्बन रिडक्शन मेथड है, कार्बन को हम हटाएंगे। भर्जित या निष्पादित है ना, मतलब कि रोस्टिंग, या तो फिर आपका क्या था, कैल्सिनेशन। अयस्क को कोक कार्बन के साथ वाल्य भट्टी है ना, ब्रास फर्नेस में उच्च ताप 700 डिग्री सेल्सियस टू 1800 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जो भी हमें क्या मिला है, भर्जित से हम अयस्क मिला है, या तो फिर हमको निष्पादित से मिला है, जो भी मिला था, जैसे हमको जिंक ऑक्साइड मिला था, तो वही जिंक ऑक्साइड को हम क्या करेंगे, एक इस प्रकार का रहता है ना, उसमें हम क्या करते हैं, वाले भट्टी में क्या करते हैं, उसमें रख देते हैं, और कितना ताप देते हैं, 700 डिग्री सेल्सियस टू 1800 डिग्री सेल्सियस में गर्म करते हैं, जिससे धातु अति होकर पिघलती है। ठीक है, धातु पिघल जाती है। ठीक है, पिघली अवस्था में प्राप्त होती है। इतना गर्म करते हैं कि वो क्या हो जाती है, पिघली अवस्था में हमें प्राप्त होती है। जैसे यहाँ पर क्या है, जिंक ऑक्साइड है, यहाँ पर कोक कार्बन के साथ है ना, कोक कार्बन के साथ हम कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, हमको गर्म करने से जिंक कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। ठीक है, क्या मिल रहा है हमको, जिंक मिल गया। देखिए अब अलग हो गया, हम कार्बन के साथ कर रहे हैं तो ये इससे रिएक्ट कर लिया और कार्बन डाइऑक्साइड हो गया ऊपर, और ये हो गया अलग, और हमारा क्या हो गया, जिंक धातु हमको मिल गया। ठीक है, तो कितना लंबा प्रोसेस है ना। सबसे पहले उसको ऑक्साइड में कीजिए, फिर ऑक्साइड के बाद हम क्या कर रहे हैं, इसको आपका अब भट्टी में गर्म कर रहे हैं कोक के साथ, जो उससे रिएक्ट करके क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहा है, और जिंक क्या हो जा रहा है, हमारा जो जिंक धातु है वो क्या हो जा रहा है, अलग हो जा रहा है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, आपको भर्जित क्या है ध्यान में रखना है, ये वायु की उपस्थिति, निष्पादित वायु की अनुपस्थिति में। ठीक है, स्मेल्टिंग प्रगलन क्या होता है, उसमें हम क्या कर रहे हैं, आपका अपचयक और गलांक को मिला के गर्म करते हैं, तो वो पिघली अवस्था में मिलता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रगलन कहते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, कार्बन अपचयक है, तो मतलब कि कार्बन को अलग किया जा रहा है। क्लियर इतना। दूसरा क्या होगा आपका, रासायनिक अपचयन विधि। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, रासायनिक केमिकल रिडक्शन, मतलब कि कोई से भी केमिकल से हम क्या करें, अपचयन करेंगे। तो सक्रियता श्रेणी में ऊपर स्थित धातु अपने से नीचे स्थित धातु को उसके लाख से उसके विलयन से विस्थापित कर देती है। ठीक है, अगर हम कुछ भी क्या कर रहे हैं, जो सक्रिय, जैसे हमने विस्थापन वाला पढ़ा था है ना, जिसमें क्या करता है, वो अपने जगह से उसको हटा देता है। ठीक, जैसे यहाँ पर है क्या, जिंक ज़्यादा रहता है किससे, कॉपर से, तो कॉपर क्या बोलते हैं, जिंक क्या करेगा, कॉपर को उसके विलयन से हटा देगा, अपना जगह ले लेता है, उसी तो हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। है, तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है कि सक्रियता श्रेणी में ऊपर स्थित धातु अपने से नीचे स्थित धातु, जैसे जिंक ऊपर में है, नीचे में कॉपर रहता है, तो वो उसे क्या कर देगा, हटा देता है ना, और विलयन में विस्थापित कर देती है। इस सिद्धांत का उपयोग कर विस्थापन विधि द्वारा धातु को पृथक किया जाता है, और यही विधि को ध्यान में रखते हुए हम क्या करते हैं, धातु को पृथक कर देते हैं। हमने पूर्व में देखा है कि कॉपर सल्फेट के विलयन में आयरन या जिंक चूर्ण डालने पर कॉपर विस्थापित हो जाता है। क्यों ऐसे होता है, क्योंकि जो आयरन है और जो आपका क्या बोलते हैं जिंक है, वो ज़्यादा क्या रहता है, सक्रिय वाला रहता है, तो वो बेचारे कॉपर को क्या कर देता है, हटा देता है। तो यहाँ पर हमको क्या चाहिए, आयरन चाहिए, कॉपर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, कॉपर सल्फेट को क्या कर रहे हैं, हम आयरन से क्रिया कर रहे हैं, तो आयरन क्या करेगा, हटा देगा। ठीक है, तो फिर हमको क्या मिल जाएगा, आयरन सल्फेट और कॉपर हो गया आपका अलग।
ठीक है। और यहाँ पास क्या है आपका कॉपर सल्फेट है, उसमें जिंक कर दे रहे हैं, तो जिंक क्या करेगा, कॉपर को हटा देगा, जिंक सल्फेट यहाँ पास आ गया और ये कॉपर फिर से अलग। तो देख सकते हैं आप विस्थापन का भी उपयोग करके क्या कर सकते हैं, हम धातु को अलग कर सकते हैं। तो ये 2 विधियाँ होती हैं जिससे आप क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। धन्यवाद।